हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएसपी क्लासेस में। और क्लास 12th में केमिस्ट्री का हम लोगों ने पाठ शुरू किया था। चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आखिरकार रासायनिक यानी साइंस क्या होती है, तो उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि रासायनिक चीज क्या होती है, ठीक है ना। तो रसायन यानी केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री किसका जवाब देती थी, वो कैसे कोई चीज होता है। तो उसमें एक चीज चैप्टर का नाम आता है केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि आखिरकार केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, यानी कि अपक्रिया क्या होती है, अपक्रिया की दर क्या होती है। ये सारी चीजें आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये किसके अंतर्गत आता है? रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज आई क्या हमारे पास? रासायनिक यानी केमिकल। अब देखिए, केमिकल है यानी कि रसायन के बारे में बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं अपक्रिया की बात करेगा। तो जैसे हमने कहा कि ए और बी को हम जोड़ दें, हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन गया ए बी। तो ये जो है पार्ट जो है, ये जो है कोई, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। ये भी क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। ध्यान से सुनना भाई। ये जो बना हमारे पास, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। हिंदी में क्या कहोगे भाई? ये है उत्पाद, जिसको हिंदी में बोला जाता है अभिकारक। तो पहले हम लोग समझें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तभी तो हम लोग इसके बारे में क्या किस तरह की इसका जो वेग है कैसे ज्ञात करेंगे हम, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है कि जब दो पदार्थ, अब पदार्थ की जगह पर हम कहें उपयुक्त है कि जो दो रिएक्शन कर रहे हैं, कि दो रिएक्टेंट यानी कि जब भी एक से अधिक अभिकारक आपस में मिले और मिलकर कोई नया प्रोडक्ट यानी कोई नया पदार्थ का निर्माण करें, और देखिए इसका गुण इन दोनों के गुण से अलग अलग होगा, तभी वो क्या कहलाएगी? ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी ये जो होल प्रोसेस है क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो पहले आप समझिए रिएक्टेंट क्या है। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, सब में कहीं न कहीं रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। ये फिक्स बात है कि पूरी केमिस्ट्री में हर जगह क्या होगा? रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे यानी रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमारे पास ये है समझना कि किस तरह से अपक्रिया की गति हो रही है। तो देखिए क्या होता है कि अपक्रिया हमेशा जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन जो होती है वो हमेशा किधर की मूव करती है, किधर की गतिशील होती है। तो जिधर जिस सिस्टम की जो मुक्त ऊर्जा होती है भाई, वहां कमी रहती है, उधर ही ये उधर साइड में ही अपक्रिया गतिशील होती है। जैसे ए था, बी था, हमारे पास ए बी नहीं था पहले। तो इसका मतलब है ये के पास कुछ ऊर्जा थी, ये बी के पास भी ऊर्जा कुछ थी। अब जाहिर सी बात है, हर इंसान है तो इंसान के पास कुछ न कुछ ऊर्जा है। हम अगर देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे आंखों में क्या है? कुछ न कुछ क्या है? ऊर्जा है। तभी तो हम देख पा रहे हैं। प्रकाश को हम देख रहे हैं तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसका मतलब हर चीज के पास कुछ न कुछ फिक्स एनर्जी होती है। तो उसी तरह कह रहा है कि ये हमारे पास कोई रिएक्टेंट था, इसकी भी एनर्जी थी, इसकी भी एनर्जी थी, लेकिन हमारे पास यहाँ भी कुछ नहीं जब बना था, तो इसके पास इधर की जो सिस्टम है, जो पूरा होल सिस्टम है, इधर कोई ऊर्जा क्या थी? नहीं थी। जैसे इधर से बना, दोनों मिले, मिक्स हुए, तो हमारे पास क्या बना? प्रोडक्ट बना। यानी कि सिस्टम इधर की तरफ मूव किया है, यानी कि अब क्रिया की गति किधर की मूव करी? एबी की तरफ। क्योंकि इधर पे यहाँ पे जो सिस्टम था, यहाँ पे जो सिस्टम था, वहां की एनर्जी बहुत ही कम थी। कौन सी एनर्जी? मुक्त ऊर्जा। तो पहली चीज ये रखना है कि रिएक्टेंट हर अपक्रिया में क्या होगा? रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। अब हो सकता है एक प्रोडक्ट बनाए, हो सकता है दो प्रोडक्ट बना दे, हो सकता है तीन प्रोडक्ट बना दे भाई, कई प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा कि अपक्रिया की गति किधर की मूव करेगी, मूवमेंट किधर का होगा, मोशन किधर की तरफ होगी अपक्रिया की। तो जिस सिस्टम की एनर्जी, जिस सिस्टम की जिस तंत्र की मुक्त ऊर्जा सबसे कम होगी, वहां पे ही उधर की साइड में ही
क्या अभिक्रिया की गति होनी है। ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है, तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, नोट दिमाग में रखना है कि अभिक्रिया की गति जो हो रही है, हो सकता है फास्ट हो सकता है स्लो हो सकता है मीडियम हो। तो जो अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी, जैसे आयन में होता है, आपका आयन जो होता है वहां पे अभिक्रिया काफी तीव्र गति होती है, तो उसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शंस। और जहां अभिक्रिया बहुत स्लो होती है, जैसे लोहे पर जंग लगा, देखते हैं आप, लोहे में जंग लगता है तो धीरे धीरे करके लगता है, ये नहीं कि अचानक लोहे में जंग लग गया, नहीं, वो जंग धीरे धीरे करके इकट्ठा होता जाता है, तब लगता है कि आपको अरे यार इसमें लोहा में क्या है, जंग लग गया है। तो रिएक्शन यहाँ पे दो प्रकार की हो जाएंगी, कौन कौन सी, फास्ट रिएक्शंस एंड स्लो रिएक्शंस, यानी कि तीव्र गति वाली रिएक्शन और क्या है, मंद गति वाली रिएक्शन। तो तीन चीजें हमने इसमें देखी। पहली क्या हमने देखा, पहले हमने क्या देखा कि अभिकारक मिलेंगे, अभिकारक के मिलने से क्या बनेगा, कोई उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा हमने क्या समझा कि जब भी अभिकारक है, अभिकारक आपस में मिलेंगे, यहाँ पे किधर की तरफ मूव करेगा, कि अभिक्रिया की गति किधर की तरफ जाएगी, जहां पे मुक्त ऊर्जा कम होगी। थर्ड पॉइंट हमने कहा कि भाई जब भी बात करेगा कि एनर्जी, एनर्जी तो हमेशा जिधर सिस्टम में कमी होगी, मुक्त ऊर्जा की कमी होगी, वहीं पे उधर की तरफ क्या करेगा, ये हमारे पास क्रिया की गति उधर की होगी। आयन ज्यादा होते हैं, आयन की गति ज्यादा होती है, तो वहां पे रिएक्शन जो होती है काफी फास्ट होती है, इसलिए उसको बोला जाता है फास्ट रिएक्शंस। और जहां पे क्रिया धीमी गति से होगी उसको बोला जाएगा स्लो रिएक्शंस। ठीक है ना। तो हमको समझना है कि अब रिएक्शन हो रहे हैं तो इसमें रासायनिक बलगतिकी क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इसमें अभिक्रिया में क्या हो रही है, गतिशीलता भी है, तभी तो कह रहा है कि मुक्त ऊर्जा जहां पे कमी होगी उधर ही की तरफ अभिक्रिया की गति होगी। तो इसका मतलब अभिक्रिया में गति भी हो रही है। तो अब हम टोटल रासायनिक बलगतिकी की डिफिनेशन लिखना चाहते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी क्या है, रासायनिक बलगतिकी क्या है, तो हम लिखते हैं क्या है, कह रहा है रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया की दर तथा उसकी कार्यविधि, मतलब मैकेनिज्म, तथा उसकी कार्यविधि, कार्यविधि को क्या बोला जाता है, मैकेनिज्म का अध्ययन, अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है, कहलाता है। ये थी आपकी डिफिनीशन कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, यानी रासायनिक बलगतिकी क्या है, यानी रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसकी कोई एक ब्रांच है, उस ब्रांच के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, कोई अभिक्रिया किस तरह घटित हो रही है, यानी उसका रेट क्या है, किस तरह कितने समय में कितना घटित हुई उसका, और किस प्रकार से घटित हुई है, दोनों मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिज्म कार्यविधि किस तरह हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई अभिक्रिया ले रहे हैं उसको हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, रिएक्शन दोनों करा रहे हैं और उसके साथ साथ उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, वही उसकी कार्यविधि और उसकी क्या है, अभिक्रिया की दर का जिसमें अध्ययन हम करेंगे वही क्या कहलाएगा, रासायनिक बलगतिकी कहलाएगा। ठीक है ना, नोट करिए, हम लोग आगे बढ़े क्योंकि हमको पढ़ना क्या है इसके अंतर्गत, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दर। आज का टॉपिक जो था हमारा मेन है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। हम लिख रहे हैं अभिक्रिया की दर इसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। चलो भाई समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। हमने जैसे कहा कि कम से कम दो रिएक्टेंट आपस में मिक्स होंगे तो क्या एक प्रोडक्ट बनाएंगे। भाई दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपस में मिक्स हुए तो क्या बनाए, एक प्रोडक्ट का निर्माण किया इन्होंने। अब यहाँ पे कह क्या रहा है
कि जैसे जैसे यहाँ पे ये मात्रा इसकी घटित होगी, या मान लीजिए आप इसको ना लेकर सबसे छोटा सा पार्ट लीजिए, आपके पास एक रिएक्टेंट है, R से ले लीजिए, क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, सबसे सिंपल एक वाला रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बनाया। अब देखिए इसकी मात्रा क्या होगी, इसी से प्रोडक्ट बन रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर इससे कोई चीज बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी मात्रा में क्या आएगी, कहीं न कहीं कमी तो आएगी ना, क्योंकि इसी से निकल कर ये बन रहा है। तो जैसे इससे निकलेगा तो इसका मतलब क्या है, इसकी मात्रा घटेगी और इसकी मात्रा उसी अनुपात में बढ़ेगी। देखिए अनुपात में बढ़ेगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर ये एक घट गए, एक घटा तो यहाँ दो बढ़ गया ना, अनुपात की बात कर रहा है। जिस अनुपात में ये इसकी मात्रा घटेगी उसी अनुपात में इसकी मात्रा बढ़ेगी। मात्रा का मतलब क्या होता है, सांद्रता। मात्रा का मतलब क्या हुआ, सांद्रता। इसकी सांद्रता की बात करेगा कि अगर स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए एट t इक्वल टू 0 पर इसकी मात्रा कितनी है, मान लीजिए हम मान ले रहे हैं 10 मोल पर लीटर, क्योंकि सांद्रता का मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर। जब स्टार्ट में कह रहा है कि जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे उसे अनुपात में ये बढ़ेगा। स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 समय पर हमारे पास इसका मात्रा कितना था, इसकी मात्रा कितनी थी, 10 मोल पर लीटर, और यहाँ पे प्रोडक्ट तो था ही नहीं, क्योंकि समय यानी कि स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में हम बात करेंगे तो रिएक्टेंट था हमारे पास लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना था। अब जैसे हमने लिया t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हमारे पास ये इसकी मात्रा कितनी हो गई, मान लीजिए 9 मोल पर लीटर। अब देखिए ये कितनी हो गई, जिस अनुपात में ये घटेगी उसी अनुपात में एक बढ़ेगी, ये कम हुआ तो एक यहाँ बढ़ गया। मान लीजिए t इक्वल टू 2 सेकंड पर बात करें, इसकी मात्रा कितनी हो गई, 8 मोल पर लीटर। ये कितनी होगी, 2 घटी तो 2 का अनुपात में यहाँ बढ़ जाएगी। मान लीजिए t इक्वल टू 3 सेकंड पे बात करेगा तो ये कितना हुआ, 7 मोल पर लीटर। इसकी मात्रा कितनी हो गई, 3 मोल पर लीटर। अब देखिए ध्यान से देखिए ना, रिएक्टेंट धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी के अनुपात में रिएक्टेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी अनुपात में ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। देखिए ना, यहाँ समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन जो मात्रा है यानी जो उसकी सांद्रता है, इसको देखिए सांद्रता बोलते हैं, ठीक है ना, इसको सांद्रता बोलते हैं। ये सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। मात्रा का मतलब क्या होता है, सांद्रता, ठीक है ना। वो भी मात्रा यानी सांद्रता किसमें निकाला जाता है, मोल पर लीटर में, यानी एकांक लीटर आयतन में कितने टुकड़े हैं। मोल का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, उसका एक तरह से समझो, छोटी सी बात समझो, उसका टुकड़ा, ठीक है ना। तो 1 लीटर आयतन में कितना रिएक्टेंट है, अभिकारक कितना है, वो कह रहा है उसकी मात्रा यानी उसकी सांद्रता होती है। अब कह रहा है देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी के अनुपात में धीरे 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 क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, और रिएक्टेंट कम हो रहा है लेकिन उसी अनुपात में प्रोडक्ट देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अब कह रहा है कि तो अब बताइए अब क्रिया का वेग, देखिए कह रहा है कि अब क्रिया उधर की गतिशील होगी। अभी हमने पढ़ा जिधर सिस्टम की मुक्त ऊर्जा सबसे कम होगी। अब चूंकि यहाँ रिएक्टेंट पहले था, यहाँ पे रिएक्टेंट पहले था, यहाँ प्रोडक्ट नहीं था, इसका मतलब इधर की ऊर्जा कम है। अब क्रिया किधर की तरफ चल रही है, इधर की तरफ। अब चूंकि इसमें क्या है, अब क्रिया के अंदर गतिशीलता है, यानी उसका क्या है, उसके अंदर वेग है। अब वेग कहिए उसी को कहिए आप, अब क्रिया की दर कहिए, दोनों एक ही है। अब देखिए अगर हम देखें समय अंतराल, अगर हम देखें मान लीजिए हम ये ले रहे हैं t इक्वल टू 0 से ये यहाँ तक ले रहे हैं। देखिए समय अंतराल यानी डेल्टा टी अगर हम बात करें तो क्या होता है, T2 माइनस T1, तो डेल्टा टी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 सेकेंड। रिएक्टेंट देखें कितना हो रहा है, डेल्टा आर कितना होगा, R2 माइनस R1, यानी कि कितना है, R2 कितना है हमारे पास भाई, देखिए कह रहा है कि R2 माइनस 1 कितना है, 9 माइनस 10, तो मतलब क्या हुआ, यहां हो गया माइनस का 1 मोल, कितना हुआ, माइनस का 1 हो गया।
ठीक है ना। तो इसका ये माइनस देखिए, माइनस क्या दिखा रहा है भाई, 1 मोल पर लीटर की बात कर रहा है, इसके हिसाब से घट रहा है। माइनस दर्शा रहा है कि ये अपक्रिया की दर जो है यानी रिएक्टेंट जो धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, टी डेल्टा टी क्या हो रहा है, बराबर T2 माइनस T1। तो अगर हम देखें T2 कितना आ रहा है, 1 माइनस 0 बराबर 1 सेकेंड। डेल्टा टी का मान कितना आ गया, 1 सेकेंड। उसी तरह हम यहाँ पे डेल्टा आर निकालें, क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो देखें हम यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 माइनस 0, यही ना। तो डेल्टा आर कितना आ गया भाई, 1 मोल पर लीटर। देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है भाई। देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए 1 मोल पर लीटर की यहां वृद्धि हुई, 1 मोल पर लीटर की यहां कमी हुई, सेम समय अंतराल में 1 सेकंड। डेल्टा टी यहां भी 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में यहाँ पे अभिकारक जो है, अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है। ये एक ही सेकंड समय अंतराल में, 1 ही सेकंड के समय अंतराल में यहाँ प्रोडक्ट में कितना हो रहा है, वृद्धि हो रही, कितना, 1 मोल पर लीटर की। तो कह रहा है कि अपक्रिया की दर कहें या अपक्रिया का वेग, देखिए जब भी दर दिया रहेगा तो सीधा सा अर्थ हम क्या निकालते हैं कि हम किसी समय से भाग देते हैं। क्या देते हैं, किसी समय से भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपक्रिया की दर हमसे कह रहा है, तो अपक्रिया की दर निकालने के लिए क्या कह रहा है कि हम कितना समय में निकाल रहे हैं। तो देखिए यहां पे हम निकालें अपक्रिया की दर, तो सिंपल सी बात है, अपक्रिया की दर यहां निकालेंगे, यहां से रिएक्टेंट वाले से, ये यहां वाला। तो दर का मतलब क्या होता है, कितना रिएक्शन हुआ, यानी कि उसकी मात्रा में कितनी कमी आई, किसके, रिएक्टेंट की, डिवाइडेड बाई वो दिया गया समय अंतराल। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम यहां से निकालें, कितना आ रहा है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो कितना आया भाई, डेल्टा आर कितना है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1। यानी अपक्रिया की दर कितना आ गया, माइनस का 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। वो तो अभी मात्रक हम लोग निकालेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं दर का मतलब होता है समय से भाग देना, यानी समय में जो परिवर्तन हुआ, कब, जब ये हमारे पास रिएक्टेंट परिवर्तित हो रहा है तब। तो कहने का अर्थ है कि देखो अभी हम डिफिनेशन लिखाएंगे, इसकी सब क्या है आपको केवल समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है भाई, प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे यहाँ समय बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की मात्रा धीरे 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 धीरे, यानी उसकी सांद्रता धीरे धीरे क्या आ रही है, कमी हो रही है। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट में देखें क्या हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का मात्रा भी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। भाई इसकी सांद्रता तो बढ़ रही है, क्योंकि जिस अनुपात में ये घटेगा उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। यही तो बात है, और कुछ तो है नहीं। तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, सेम अनुपात में और सेम समय अंतराल में। बात समझ में आ रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपक्रिया की दर की बात कर रहे हैं कि अपक्रिया की दर यानी अपक्रिया का वेग क्या होता है। जब भी वेग निकालते हैं तो परिवर्तन की बात करते हैं। जैसे आप निकालते थे क्या, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, कितना समय अंतराल में हुआ, वही तो दर कहलाया। यही तो बात है। तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं अगर हम रिएक्टेंट को लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास अपक्रिया की दर क्या आ रही है, जो रिएक्टेंट में कमी आ रही है, यानी कि आप कह रहे हैं अभिकारक की सांद्रता में कमी जो आ रही है, ये कि डेल्टा आर क्या है भाई, ये सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता में जो परिवर्तन आ रहा है किसी दिए गए समय अंतराल में, वही तो उसकी क्या कहला रही, अपक्रिया की दर कहला रही। देखिए डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। लेकिन यहां कमी आएगी, सांद्रता में कमी आ रही है, तो इसलिए इसको माइनस माइनस क्या दर्शा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई यहाँ इसकी सांद्रता में कमी आ रही है, यानी इसकी मात्रा में कमी आ रही है, किसके, रिएक्टेंट के, और कुछ नहीं। माइनस और कुछ नहीं दर्शा रहा है, सिर्फ दर्शा रहा है कि भाई इसकी सांद्रता में कितनी कमी आ रही है, ठीक है ना।
तो कहने का अर्थ है अभिक्रिया की दर, या हम कहें या अभिक्रिया का वेग कहें या रेट ऑफ रिएक्शन कहें, तो हम चाहे रिएक्टेंट के हिसाब से निकालें चाहे प्रोडक्ट के हिसाब से निकालें, देखिए दोनों जगह क्या है, मात्रा सेम आ रही है, ठीक है ना। तो हम लोग निकाल कर चलेंगे अभिक्रिया की दर क्या है, तो हम यहाँ के अगर हिसाब से निकालेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ के हिसाब से निकालेंगे तो प्लस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि, प्रोडक्ट में वृद्धि हो रही है और रिएक्टेंट में क्या हो रही है, कमी। किसकी मात्रा में, सांद्रता में। रिएक्टेंट की सांद्रता में धीरे धीरे कमी होगी, उसी अनुपात में प्रोडक्ट की सांद्रता में धीरे धीरे वृद्धि होगी। बढ़ रही है भाई सांद्रता प्रोडक्ट की, लेकिन रिएक्टेंट की सांद्रता क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। अब क्या है देखिए, अब हमने देखा कि यहाँ पे जो अपक्रिया की दर को परिभाषित कैसे करेंगे पेपर में, हम ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे आपसे करके डिस्कस कर रहे थे। देखिए एग्जाम्पल इस तरह ले रहे हैं, तो कैसे कैसे रिएक्टेंट की मात्रा धीरे धीरे घट रही है, प्रोडक्ट की मात्रा धीरे धीरे कैसे बढ़ रही है। तो हमने देखा कि टोटली अगर हम निष्कर्ष निकालें तो देख रहे हैं कि रिएक्टेंट है वो समय के अनुसार धीरे धीरे अपनी मात्रा में, अपनी सांद्रता में कमी कर रहा है, और प्रोडक्ट क्या रहा है, समय के अनुसार क्या कर रहा है, अपने सांद्रता में, अपनी मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर गति हो रही है, यहाँ क्रिया जो चल रही है, वो जो प्रोसेस चल रहा है वहां पे गतिशीलता है, तभी तो ये कम हो रहा है। अगर गतिशीलता ना होती तो अपने आप कम थोड़ी होगा, कोई भी चीज हो। यहाँ पे प्रोडक्ट में देखिए ये बढ़ रहा है, तो बढ़ कैसे रहा है भाई, गतिशीलता है तभी तो। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की मात्रा में यानी उसकी सांद्रता में धीरे 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 कमी आएगी, और प्रोडक्ट की मात्रा यानी उसकी सांद्रता में धीरे धीरे वृद्धि होगी। बात समझ में आई। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम निकाल रहे हैं तो इसकी जो अपक्रिया की दर आ रही है माइनस में आ रही है, क्योंकि माइनस केवल क्या दर्शाएगा कि इसकी मात्रा में कमी आ रही है, और यहाँ पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट की मात्रा में वृद्धि आ रही है। लेकिन आएगा जो आंसर आएगा, जो मात्रा की जो मात्रा आएगी वो सेम टू सेम होगी, जो रिएक्टेंट की होगी वही प्रोडक्ट की होगी, बस अंतर केवल किसका होगा, प्लस और माइनस का। तो इसका कहने का अर्थ है कि जब भी हम अपक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन या अपक्रिया का वेग डिस्कस करेंगे या उसके बारे में ज्ञात करेंगे, कुछ भी करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो हम चाहे रिएक्टेंट को लेकर चलेंगे चाहे प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसके बारे में बाद हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि औसत गति क्या होती है, बहुत सारी चीजें इसमें है चैप्टर में, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, हटाएं, चलिए आ जाओ, डिलीट कर दें आ जाओ। तो देखिए, तो हम लेकर क्या चलेंगे कि भाई परिभाषा क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या लिखेंगे, तो अब क्रिया की दर क्या होती है। अब अभिकारक ले लीजिए या उत्पाद, दोनों में से कोई, अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। कितना समय परिवर्तन में हो रहा है, यानी कितने समय अंतराल के पश्चात, ये समय अंतराल लिख लीजिए सबसे अच्छा है। समय परिवर्तन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, या इसको हम लिखें समयांतराल, समयांतराल। तो सीधा सा अर्थ है कि हमारे पास अपक्रिया की दर क्या कहलाती है। अपक्रिया की दर का मतलब होता है उत्पाद ले लीजिए चाहे अभिकारक, दोनों में से कोई ले लीजिए, दोनों की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा समय के दौरान, यानी समय के दौरान का मतलब होता है किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में उत्पाद की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अपक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभी हमने देखा कि जैसे जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट को लेकर चल रहे थे, तो ये था प्रोडक्ट, तो देखिए हम रिएक्टेंट के हिसाब से लेकर चलेंगे। अगर यहाँ हम समय रखें
चलिए यहाँ पे डेल्टा ये रिएक्टेंट हम लिख लें, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे हम रख लें, प्रोडक्ट लिख लें। देखिए T इक्वल टू 0 पर अगर ये 1 मोल की जगह पर हम 10 मोल लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। और कितना होता है मोल पर लीटर, हमने अभी कहा। ये क्या है, शुरू में क्या था, शून्य था। T इक्वल टू 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, ये कितना हो गया 9 मोल पर लीटर, ये कितना हो गया 1 मोल पर लीटर। ये T इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना हो गया 8 मोल पर लीटर हो गया, ये कितना हो गया 2 मोल पर लीटर हो गया। ये T इक्वल टू 3 सेकेंड में मान लीजिए 7 मोल पर लीटर हो गया। ये कितना घट रहा है, जितना घटेगा उसी अनुपात में क्या हो रहा है, इसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। T इक्वल टू 4 सेकेंड में देखिए ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट के हिसाब से हम लेकर चलें तो देखिए क्या हो रहा है, हम लेकर चल रहे हैं, चलिए मान लीजिए इसको लेकर चलें तो डेल्टा आर क्या हमारे पास आ रहा है R2 माइनस R1, ये कितना हो जाएगा भाई 6 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है। क्या मोल पर लीटर की बात कर रहा है। समय अंतराल डेल्टा टी कितना आ रहा है T2 माइनस T1 आ रहा है। तो देखिए कितना आ गया डेल्टा टी बराबर कितना हो गया 4 से 3 हटा दो, कितना आ गया 1 सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसे लिख दो, कह रहा है सांद्रता में परिवर्तन किसके, अभी हम किसको लेकर चल रहे हैं रिएक्टेंट को लेकर चल रहे हैं। तो रिएक्टेंट के सांद्रता में परिवर्तन यानी कि डेल्टा, ये कंसंट्रेशन ऑफ आर है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन निकलकर कितना आ रहा है कि माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया माइनस का 1। अभी किसमें मात्रक हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मात्रक अभी हम लोगों को निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो किसका रिएक्टेंट के हिसाब से हमने निकाला, अब हम प्रोडक्ट के हिसाब से निकालेंगे। डेल्टा पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, प्रोडक्ट के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। तो देखिए कितना है 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी डेल्टा पी कितना आ गया, यानी कि प्रोडक्ट की सांद्रता परिवर्तन कितना आ गया 1 मोल पर लीटर आ गया। अब डेल्टा टी यहां निकालो भाई, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। तो डेल्टा टी बराबर हमारे पास आ गया कितना है 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब हम यहां निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने अभी क्या पढ़ा, अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो देखिए कितना आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया भाई 1 मोल पर लीटर। ये अभी आ रहा है मात्रक, अभी हम नीचे समय भी है हमारे पास, यहां भी समय रख दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम अभी कुछ लिख नहीं रहे हैं, मात्रक अभी हम निकालेंगे भाई। तो हमारे पास कितना आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन 1 आ रहा है, यहां भी देखिए 1 आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है। मात्रा दोनों में सेम आएगी, बस अंतर क्या होगा, यहाँ माइनस हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है। यही देखने योग्य बात है कि यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा। क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट में कमी आ रही है, और यहाँ प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में वृद्धि हो रही है। देखिए नीचे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट की सांद्रता में यहाँ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की सांद्रता में उसकी मात्रा में धीरे धीरे कमी आ रही है। तो अपक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, किसी दिए गए समय अंतराल में रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन या प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अपक्रिया की दर कहलाती है। तो मगज में बिठा लो भाई कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी अपक्रिया की दर क्या है। तो अपक्रिया की दर का मतलब है कि उत्पाद ले लो,
चाहे हम अभिकारक ले लें यानी रिएक्टेंट लें या प्रोडक्ट लें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक ले लेना। बस याद रखना कि रिएक्टेंट में जो हो रहा है, देख रहे हैं रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन जो हो रहा है वो माइनस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां कमी आ रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है। तो रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन किसी समय अंतराल में या प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन किसी समय अंतराल में ही क्या कहलाता है? अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कैसे हमने किया? हमने आपको दिखाया कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे माइनस आएगी, यहाँ पे प्लस में आएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे जो देख रहे हैं सांद्रता में धीरे-धीरे कमी आएगी तभी प्रोडक्ट बनेगा। अगर कमी नहीं आएगी तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा भाई? कोई किसी चीज़ से कम कोई चीज़ निकलता है तभी तो कोई चीज़ बनता है। यही तो है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे तो बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, अपक्रिया की दर है क्या, अपक्रिया का वेग है क्या, तो हम उसमें क्या देखेंगे? सीधी सी बात हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक की सांद्रता में धीरे धीरे समय के अनुसार कितना परिवर्तन हो रहा है। देखिए समय के अनुसार, क्योंकि दर बात कर रहा है। दर का मतलब होता है किसी समय से भाग देना किसी चीज में, और किसमें परिवर्तन हो रहा है। जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसी समय अंतराल में हम देखेंगे किस समय में, किस अंतराल में, किस समय के अंतर में परिवर्तन हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे? दर कहते हैं। ठीक है ना? तो सीधा सा अर्थ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाया कि अभिकारक सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को समय अंतराल में, यानी किसी समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाया? अपक्रिया की दर। या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन किसी समय अंतराल में क्या कहलाया हमारे पास? रेट ऑफ रिएक्शन या अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग कहलाया। तो ये चीजें हमारे सामने नजर आई, तो हमने समझा अपक्रिया की दर वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है, हमने आपके सामने लाकर रख दिया। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए सांद्रता दिखा रहा है किसमें? मोल पर लीटर, और नीचे क्या आ रहा है? उसका समय अंतराल। समय अंतराल क्या होता है? समय यानी सेकंड में, या तो मिनट में हो सकता है या तो घंटे में होगा, जो भी है। ठीक है ना? चलें, आइए तो चलते हैं, इसका मात्रक भी देख लेते हैं। तो अगर हम वाकई में परिभाषा लिखें कि पेपर में अगर आ गया तो क्या लिखेंगे? तो कह रहा है किसी समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अपक्रिया का या अपक्रिया की दर कहते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दोनों को ही हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए मात्रक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहेगी हमारी इसकी, तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसमें। तो मात्रक क्या होगा? कंसंट्रेशन है यानी सांद्रता है। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या है? समय है, तो हो सकता है सेकंड में हो, अगर मिनट में होगा तो मिनट कर देना। ठीक है ना? तो देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर सेकंड का इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक क्या हुआ भाई? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो हमने इस वीडियो में आज हमने यही देखा कि अपक्रिया की दर वास्तव में क्या है, कि किस तरह रिएक्टेंट में कमी आ रही है, किस तरह प्रोडक्ट में वृद्धि हो रही है किसी समय के दौरान। तो हम इसका मात्रक देखकर चलेंगे और इसके आधार पर ही हम समझेंगे कि औसत दर क्या है,
ताक्षणिक दर क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या हमने किया। मान लीजिए, चले आइए, मान लीजिए हमारे पास है, इस आधार पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बना, ए बी बना, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे भाई, कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन क्या लगा रहे हैं भाई, यहां कमी आएगी, यहां पे क्या आ रही है, कमी आ रही है, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। इसी को बराबर कितना लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसी समय अंतराल में, यहां भी लिखेंगे माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट में जैसे जैसे कमी आएगी उसी अनुपात में प्रोडक्ट में वृद्धि आएगी। इसी को हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, यानी प्रोडक्ट की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है किसी दिए गए समय अंतराल में। यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब अगर कोई यहाँ पे संख्या दी रहेगी तो बाद में भी हम समझेंगे कि क्या नाम है, वो मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे हम रिएक्टेंट को लेकर चलें चाहे प्रोडक्ट को लेकर चलें, हर जगह मात्रा यानी सेम है। बस अंतर केवल इतना रखना है कि यहाँ माइनस रखना है, यहाँ माइनस रखना है, इसकी जगह पे प्रोडक्ट की जगह पे प्लस रखना है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा तो प्रोडक्ट भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हम यही देखें, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइबर जोड़िए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो कैसे ला पाएंगे भाई, एक से बढ़ के एक वीडियो आपके सामने लानी है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल आपके सामने लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे, सारी रिएक्शंस किस तरह होंगी वो दिखाएंगे। इसी तरह हमारी फिजिक्स की मतलब फिजिक्स के लेक्चर भी आएंगे, उसमें भी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो आपको कुछ नया सीखना है तो लगातार आपको सीखना है, कुछ करके दिखाना है, तो आपको हमेशा लगातार आपको यशवी क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।